आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। तो जो हमने क्लास का जो प्रारंभ किया था वो कक्षा 6 की एनसीईआरटी से हमने शुरुआत की है। तो देखिए जो सब्जेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो है भूगोल। तो इसके अंतर्गत हम 6 चैप्टर जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 7th चैप्टर, जिसका कि नाम है हमारा देश भारत। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर ये चैप्टर होने वाला है। देखिए, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छोटी से लेकर कितनी भी बड़ी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए हर प्रकार की परीक्षा में यहां से जो क्वेश्चन है वो जरूर ही पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको जो भी लाइन बताई जाएगी, हर एक लाइन किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई है। हर एक लाइन से ही क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं यहां से। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की, जिसका कि क्या नाम है हमारा देश भारत। तो जब देखिए हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था, वहां भी हमने जिक्र किया था कि भारत की जो लोकेशन है वो ग्लोब पर कहां है। उसके अलावा जब हमने पढ़े थे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप है, उनके बारे में, तो भी हमने जाना था कि हमारा जो देश है भारत वो कहां पर है, एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। अगर एशिया की भी बात करें तो देखिए एशिया में सबसे नीचे, यानी कि जिसको साउथ एशिया कहा जाता है, दक्षिण एशिया कहा जाता है, वहां पर भारत लोकेटेड है। उसके अलावा देखिए अगर हम बात करें हमारे भारत देश की जो स्थिति है वो कहां पर है, मान लीजिए ग्लोब है या फिर पृथ्वी है, तो ये मैंने आपको बताया था कि देखिए जो बीचों बीच से जो वर्त यहां पर जो गोलाकार वर्त है पृथ्वी के चारों तरफ, जो कि क्या करता है, हमारे पृथ्वी को या ग्लोब को 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित करता है, जिसको कि क्या कहा गया है, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ये क्या कर रही है, 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित कर रही है। अगर ऊपर के भाग की बात की जाए तो ये कौन सा है, ये उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का क्या है, दक्षिणी गोलार्ध इसको कहा जाता है। तो देखिए अगर भारत की हम बात करें तो भारत कहां पर है, भारत लगभग यहां पर स्थित है। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा देश भारत है। तो इसका मतलब एक बात यहां से निकलकर सामने आई कि भारत जो है वो देखिए कौन से गोलार्ध में अभी, वो है एक तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से हमने जब पढ़ी थी देशांतर रेखा, तो यहां पर हमने बात की थी, देखिए कि 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है, देशांतर अर्धवर्त है, पूरे वर्त नहीं है। तो यहां पर है इस प्रकार से 0 डिग्री जो है देशांतर। ये क्या करता है, ये भी पृथ्वी को 2 समान भागों के अंदर विभाजित कर देता है। जैसे कि जो इधर वाला भाग है इसको क्या बोल देते हैं, पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या है इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध है। सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से भारत देखिए कौन से गोलार्ध में स्थित हो गया, तो ये है पूर्वी। यहां पर कौन सा हो गया, पूर्वी। तो इस प्रकार से भारत की जो पोजीशन है वो निकलकर सामने आती है कि जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित हुआ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर क्या है, भारत देश जो है हमारा वो लोकेटेड है। कहां पर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। एक चीज आप समझ गए। उसके बाद देखिए अब अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से ये 0 डिग्री है, उसी प्रकार से क्या है और भी अक्षांश खींचे गए हैं, और भी क्या है इस प्रकार से देशांतर है पूरी पृथ्वी के ऊपर। तो देखिए अगर बात करेंगे अब यहां पर हम भारत का जो देखिए अक्षांशीय या फिर जो देशांतरीय विस्तार है वो किस प्रकार से है, हमारा देश जो भारत है वो किस देशांतर से लेकर किस देशांतर तक फैला हुआ है। अगर इस प्रकार से बात करें, जिनको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, तो कितने अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। तो देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक जैसे हमने मान लीजिए भारत का एक डायग्राम यहां पर बनाते हैं। तो देखिए ये क्या है, इस प्रकार से ये हमारा मान लीजिए ये भारत हम बना रहे हैं। तो देखिए बस समझ में आना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये भारत है। तो यहां पर देखिए हम जानेंगे कि भारत की जो लोकेशन है वो तो हमने देख ली, कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है वो किस प्रकार से है। तो देखिए ये भारत है, ये भारत का मैप है। तो देखिए यहां से कोई ना कोई देशांतर यहां से गुजर रहा होगा। उसी प्रकार से जो भारत का जो पूर्वी छोर है, जो कि अंतिम इस प्रकार से
यहां से भी कोई ना कोई देशांतर गुजर रहा होगा। और यहां से जो लाइन इस प्रकार से यहां से गुजर रही है नीचे से, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। और ये जो ऊपर से है इनको भी अक्षांश कह दिया जाता है। तो कोई ना कोई अक्षांश यहां से गुजर रहे होंगे। तो यहां पर हमें देखना है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो देखिए अगर नीचे से बात करें तो यहां पर क्या है, 8.4 डिग्री उसको कहा गया है। यहां से कौन सा अक्षांश गुजरता है, 8.4 डिग्री अक्षांश। और कौन सा, उत्तरी अक्षांश। याद रखेंगे कि भाई उत्तर की तरफ जो भारत की पोजीशन थी, तो वहां से जितने भी अक्षांश गुजरेंगे वो कौन से अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश। तो यहां पर 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर इस प्रकार से चलते चलते यहां पर अगर ऊपर बात की जाए तो देखिए 37.6 डिग्री यहां से अक्षांश गुजरेगा। ऊपर से कौन सा, 37.6, और नीचे कौन सा है, 8.6। तो इस प्रकार से आपने समझा कि भारत का जो देखिए अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। उसी प्रकार से यहां से जो देशांतर गुजर रहे हैं, अगर बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो वो कितना है, देखिए यहां से जो देशांतर गुजर रहा है वो कौन सा है, 68.7 डिग्री। 68.7 डिग्री। इस प्रकार से चलते चलते और बहुत सारे देशांतर। और अगर अंतिम में बात की जाए तो यहां पर कौन सा है, देखिए 97.25 डिग्री देशांतर यहां से गुजर रहा है। तो भारत की अगर देशांतरीय जो पोजीशन है वो क्या हुई, अक्षांशीय विस्तार तो ये है, और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो देखिए कितना हो गया, 68.7 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री तक ये क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए यहां पर देखिए कि जिस प्रकार से देखिए ये क्या है, पूर्वी देशांतर है, और ये क्या है, ये भी पूर्वी देशांतर है। तो देखिए जो सूर्य है वो कौन सी तरफ से आता है, पूर्व की तरफ से। तो इसका मतलब क्या है, जो सूर्य जब प्रारंभ में आएगा इस देशांतर पर, यानी जो 97.25 डिग्री है, इस जगह पर क्या हुआ, सूर्य उदय हो गया। यहां पर जो है सूर्य आ गया। उसके बाद अक्षांश और देशांतर के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो अगला देशांतर होगा यहां से इस प्रकार से, और जो अगला देशांतर होगा, इस देशांतर पर जाने में जो सूर्य है उसको कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो यहां पर देखिए 68.7 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री तक कितने देशांतर हुए। जब आप इनको माइनस करोगे तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम मान सकते हैं कि लगभग 30 देशांतर का क्या है, डिफरेंस है। तो सूर्य को यहां से अरुणाचल प्रदेश से ये जो अंतिम जो भारत का भाग है गुजरात, यहां तक आने में कितने देशांतर पार करने होंगे, 30 देशांतर। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का। तो देखिए 30 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 30 गुणा 4 यानी कि 120 मिनट लगेगी। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है यहां पर सूर्य उदय भाई कब होगा, जल्दी होगा, और गुजरात के अंदर 2 घंटे के बाद सूर्य दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए जो गुजरात और जो ये जो गुजरात और जो अरुणाचल प्रदेश है, इनके समय के बीच में क्या हो गया, 2 घंटे का डिफरेंस है। ये हमने पढ़ चुके हैं ये चीज। हम देखिए जब अक्षांश और देशांतर पढ़े थे, तो इसी के चलते क्या है कि जो बीच का जो देशांतर है, जो बीचों बीच से जो देशांतर गुजर रहा है, जो कि कितना है, 82.5 डिग्री यामोत्तर उसको कहा जाता है, यानी कि देशांतर ही है, जिसको कि क्या किया गया है, हमारा मुख्य देशांतर मान लिया गया है। और यहां पर जितना समय होगा ग्रीनविच रेखा के अनुसार, उस समय को क्या कर दिया गया है, भारत का मानक समय घोषित कर दिया गया है। तो ये चीज है आपकी बुक के अंदर, ये अच्छे से समझ लेनी है। तो ये चीज आप समझ गए। उसके बाद देखिए ये कौन सा है, 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, जो कि क्या है, भारत की मानक समय रेखा है। इस समय रेखा के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है। ये देखिए इलाहाबाद के समीप क्या है, एक नैनी नाम की जगह है यूपी के अंदर। यहां से ये
गुजरती है ये रेखा, इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए टोटल 5 राज्यों से गुजरती है ये, ठीक है। आप क्या करना है, आपका होमवर्क है कि आप सर्च करेंगे कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। इसके अलावा देखिए क्या बताया गया है कि देखिए भारत के बीचों बीच से ही लगभग यानी कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती हुई यहां से क्या है, कर्क रेखा यहां से गुजरती है। कौन सी रेखा हो गई, कर्क रेखा। वैसे थोड़ा नीचे की तरफ यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरती है, ठीक है। जैसे कि मैप बनाया है मैंने, तो आप बनाए तो ये हिस्सा थोड़ा ऊपर रखेंगे, त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरती है। तो इस प्रकार से ये जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, जिसको कि कर्क रेखा कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश है, ये क्या करता है, भारत को लगभग 2 भागों के अंदर विभाजित करता है। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि गुजरात हो गया, यहाँ थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा भी रहेगा, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद ठीक है झारखंड है, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार से जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से गुजरती है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत का हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लिया। और भारत की देखिए अगर लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें, लंबाई चौड़ाई के बारे में अगर बात करें कि भारत की कुल लंबाई कितनी है और कुल चौड़ाई की अगर बात करें, तो देखिए 8.4 डिग्री से लेकर 37.4 डिग्री, 37.6 डिग्री, यानी कि आप फिर से डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का यहां पर 30 डिग्री अक्षांश का यहां पर फर्क आता है, 30 डिग्री अक्षांश। तो देखिए ये 2 अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 2 अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी, 111 किलोमीटर। जब आप गुणा करेंगे इसको तो भाई 3330 किलोमीटर यहां पर आएगा। तो देखिए वैसे तो 30 की यहां पर डिफरेंस नहीं है, यानी 29 पॉइंट समथिंग है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की जो लंबाई है इस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक ये कितनी है, लगभग 3200 किलोमीटर है। अगर पूरा फिगर आप जानना चाहें तो 3214 किलोमीटर क्या है, भारत की इस प्रकार से लंबाई है नीचे की तरफ। और वहीं पर अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें चौड़ाई की, तो वो कितनी है, वो देखिए यहां गुजरात से लेकर यहां अरुणाचल प्रदेश तक ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 2933 किलोमीटर जो है वो भारत की चौड़ाई है। अब यहां पर बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का देखिए जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि भाई किलोमीटर का स्क्वायर। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब भारत का ये जो क्षेत्रफल है, विश्व के अंदर हम जितना भी भाई भूखंड देखते हैं, भूमि का भाग देखते हैं, तो भारत का जो हिस्सा है, यानी कि हमारा जो भारत है वो विश्व की भूमि का कुल कितना परसेंट है, तो वो कितना परसेंट है, 2.4% है लगभग, यानी कि 2.5% के करीब है। तो ये हो गया। और 2.5% यानी कि 2.5 नहीं, आप पूरा इतना ही बोलिए, 2.4% के साथ ही हमारा देश भारत जो है वो विश्व के अंदर कौन सा सबसे बड़े नंबर का है, 7वें नंबर पर आता है। 7वें सबसे बड़े नंबर का क्या है, भारत देश है। और यहां पर देखिए अगर जनसंख्या के मामले में बात करें तो भारत जो है वो चीन के बाद, यानी कि पहला तो चीन हो गया और दूसरा कौन सा है, भारत। हमारा भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह चीज आपको याद रखनी है। यहीं पर देखिए एक महत्वपूर्ण चीज आप एक और यहां पर सीख लें, याद कर लें। यहां पर देखिए भारत का जो सबसे पश्चिमी, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, वो पूर्वी, ये उत्तरी, और ये क्या है, दक्षिणी। अगर यहां पर बात करें भारत का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है तो वो कौन सा है भाई, राज्य तो गुजरात हो गया, लेकिन यहां पर क्या है, कोई ना कोई जगह होगी। तो यहां पर जो जगह है उसका क्या नाम है, उसको गौरमोता कहा जाता है, गौरमोता कहा जाता है। तो यहां पर स्थित है। उसके बाद अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो अंतिम जगह है उसका क्या नाम है, किबिथु। किबिथु क्या है, भारत का सबसे पूर्वी पार्ट है, सबसे पूर्वी, और गौरमोता सबसे पश्चिमी। अगर उत्तर की बात करें, सबसे उत्तर में कौन सा है,
तो यहां पर है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल है यहां पर। और अगर दक्षिण की बात करें कि सबसे दक्षिण में यहां पर कौन सा है, तो यहां पर है, यहां पर कौन सा है, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, यानी कि जो कि कहां पर है, कन्याकुमारी के अंदर, कन्याकुमारी के अंदर है। और जिस प्रकार से ये लद्दाख है, यहां पर गुजरात, वहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो कैप कैमोरिन है, ये क्या है कि भारत की देखिए मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं हम, केवल भारत के द्वीप वगैरह की बात नहीं कर रहे, मुख्य भूमि की। तो मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, कैप कैमोरिन। अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए, अगर द्वीप को भी शामिल कर ले, तो भारत का यहां पर कौन सा द्वीप है, यहां पर है अंडमान निकोबार। अगर अंडमान निकोबार की आप बात करेंगे तो देखिए 8.4 डिग्री से नीचे तक भी अंडमान निकोबार है। यहां पर देखिए लगभग 6.4 डिग्री तक फैला हुआ है अंडमान निकोबार। जो अंडमान निकोबार का जो नीचे तक का विस्तार है वो कितना है, 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो भारत की, शब्द पर ध्यान देना है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो मुख्य भूमि तो भाई यहां कैप कैमोरिन से बात हो रही है, जो कि कहां पर है, 8.4 डिग्री से लेकर ऊपर यहां 37.6 तक। उसके अलावा देखिए अगर नीचे तक का विस्तार पूछे कि भाई खाली ये दे रखा है भारत का कुल कितना अक्षांशीय विस्तार है, तो 6.4 से लेकर कितना है, 37.6 तक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो मुख्य भूमि का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है कैप कैमोरिन। इसी प्रकार से अगर इस द्वीप को, अंडमान निकोबार को भी हम शामिल कर लेते हैं, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा बन जाता है, अंडमान निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु है वही भारत का दक्षिणतम बिंदु बन जाता है। और उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। वो ऊपर वाला क्या है, इंदिरा कोल है, और ये क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को देखिए पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, याद रखना है, पार्सन पॉइंट। और उसके अलावा पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये सब चीज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसके अंदर की ये सब चीजें ना पूछी गई हो। जैसे कि एक एग्जाम में तो हाल ही में ये पूछा गया था कि भाई कैप कैमोरिन कहां है, तो इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज, तो कहां पर है, भारत के अंदर है। वो सोच रहे होंगे भाई कहीं विदेशी नाम लग रहा है कैप कैमोरिन, तो कहीं बाहर होगा। तो कैप कैमोरिन भारत के अंदर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। और अगर बात करें कि भाई मुख्य भूमि का अंतिम पॉइंट कौन सा है, तो वो कौन सा है, कैप कैमोरिन है। ये सब चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखिए अगर हम बात करें यहां पर कि भारत का जो भौतिक विभाजन है, देखिए जब हमने पढ़ा था मैप के बारे में, तो हमने वो पढ़ा था भाई भौतिक मैप मानचित्र, यानी कि जो फिजिकल मैप थे उनके बारे में पढ़ा था। तो फिजिकल मैप के अंदर क्या बताया जाता है कि भारत के अंदर कितने प्रकार के पर्वत है, कौन कौन से यहाँ पर पठार हैं, कौन कौन से मैदान हैं। तो इन चीजों को किस में डिस्कस किया जाता है, भारत का जो भौगोलिक जो है, भूगोल यानी कि भौगोलिक विस्तार है, उसके अंदर डिस्कस किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत देखिए भौगोलिक विस्तार के अंदर भारत के कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो सबसे पहला है वो कौन सा है, हमारा हिमालय। तो हिमालय की अगर बात करें तो देखिए इस प्रकार से यहां लद्दाख से लेकर इस प्रकार से हिमालय जो है 3 श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। देखिए इस प्रकार से पूरा यहां तक। तो ये क्या है, ये हिमालय की जो है सबसे उत्तर की तरफ है ना, सबसे उत्तरी क्या है, पर्वत श्रृंखला है, जिसका कि क्या नाम है, इसको क्या कहा गया है, वृहत हिमालय। वृहत हिमालय इसको कहा गया है। इसी को ही क्या बोल देते हैं, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय इसको कहा गया है। और इसी को ही क्या कहा गया है, इसी को ही कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री भी इसी को कहा गया है, ये याद रखना है। और ये क्या है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। और देखिए विश्व की जो जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां हैं वो सब क्या है, यहीं पर स्थित है। तो देखिए सबसे ऊंची जो चोटी जैसे कि नेपाल के अंदर है, यहां पर मान लीजिए क्या है, नेपाल है, तो यहीं पर क्या है, माउंट जो एवरेस्ट है वो भी क्या है, यहीं पर स्थित है। कहां पर, वृहद हिमालय के ऊपर।
वरहद हिमालय से देखिए दक्षिण की तरफ यहां पर क्या है, इस प्रकार से एक और पर्वत की श्रृंखला है जो कि इसी के अंदर मिल जाती है, वृहद हिमालय के अंदर। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या फिर इसी को ही क्या कह दिया जाता है, हिमाचल। तो ये क्या है, हिमालय की दूसरी पर्वत श्रृंखला है। यहां पर देखिए जितने भी टूरिस्ट जो है केंद्र वो सब कहीं पर है, यहीं पर ही है मध्य हिमालय के ऊपर। जैसे कि देखिए जितने भी आपको नाम ध्यान आ रहे होंगे भाई, शिमला है, कांगड़ा है, यहाँ पर हिमाचल में मैक्लोडगंज है, ये जो भी कुल्लू घाटी है, कुल्लू मनाली, ये सब कहां पर है, मध्य हिमालय का ही भाग है। उसके बाद देखिए इसके भी अगर दक्षिण में बात की जाए तो इस प्रकार से एक और श्रृंखला जो हिमालय की बाहरी श्रृंखला कहलाती है, जिसको कि क्या कहते हैं, शिवालिक। तो ये क्या है, ये है शिवालिक। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला है उसका क्या नाम है, शिवालिक है। तो ये तो क्या है, ये हमारा हिमालय है। उसके बाद देखिए ये तो पहला पार्ट हो गया, बात कर रहे हैं भौतिक विभाजन की, तो पहला हिमालय हो गया। उसके बाद देखिए इसी हिमालय से क्या है, यहां से भाई नदियां निकलती है। मान लीजिए ये कौन सी है, गंगा नदी है। इस प्रकार से गंगा नदी निकली। वहीं दूसरी तरफ से देखिए चीन की तरफ से यहां से क्या आई, ब्रह्मपुत्र नदी आई, इस प्रकार से बहती हुई। ये भी क्या है, यहां बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। तो ये जो दोनों नदियां हैं अपने साथ क्या है, यहां पर देखिए चट्टानों को काट कर उनका अपरदन कर कल पढ़ा था हमने, अपरदन क्या है कि बड़ी बड़ी चट्टानों को जल के द्वारा या हवा के द्वारा क्या है, छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है। भाई ये क्या है, अपरदन है। तो ये जो नदियां आ रही है, तो ये पहाड़ी क्षेत्र से जब आती हैं तो ये क्या करती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों का, पहाड़ों का अपरदन कर देती है और उनके कणों को अपने साथ में बहा कर ले आती है। तो इस प्रकार से कणों को साथ में ले आई, तो ये क्या करेगी, यहां पर मैदान का निर्माण करती है। और यहां पर जो मैदान का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। तो देखिए गंगा नदी हो गई, तो गंगा नदी की क्या है, अन्य सहायक नदियां भी होंगी, सहायक नदियों की भी और सहायक नदियां होंगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या एक पूरा नेटवर्क यहां पर बनता है। और जो भी मिट्टियां बहाकर लाई जाती है, जिसको कि क्या कह देते हैं, जलोढ़ निक्षेप। तो ये जलोढ़ निक्षेप यानी कि जो बहाकर जो मिट्टी के कण लाए गए हैं, जो मुलायम मिट्टी लाई गई है, तो क्या है, जब भी जैसे बाढ़ आती है तो ये मुलायम मिट्टी दूर दूर तक क्या है, फैल जाती है। उसके बाद बाढ़ जब खत्म होती है तो मिट्टी की पतली जो परत है, चद्दर है, वो पूरे क्षेत्र के अंदर फैल जाती है। और यही मिट्टी क्या करती है, यहां पर मैदानों का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से भारत के अंदर क्या है, अलग अलग जगहों पर मैदानों का निर्माण हुआ है। तो ये क्या था, हमारा उत्तर का मैदान था, जो कि मुख्यतः किन नदियों के द्वारा तैयार किया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर क्या करती है, ये यहां पर चली जाती है बांग्लादेश के अंदर, और यहीं पर ये क्या करती है, देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने साथ जो भी मिट्टियां बहाकर लाई है, जिस प्रकार ये नदी है, तो समुद्र में गिरने से पहले जो मिट्टियां लाई है, देखिए वो इस प्रकार से जमा हो जाती है यहां पर। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को यानी कि जो नदी है वो देखिए कई छोटी छोटी धाराओं के अंदर विभाजित हो गई, छोटी छोटी धाराएं बन गई, और बीच का जगह है, यहां पर क्या है, मिट्टियां जम जाती है, मिट्टी जम जाती है। तो इसी को क्या कह देते हैं, डेल्टा। तो ये डेल्टा का निर्माण हो गया। तो इसी प्रकार से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और कौन सा डेल्टा उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरी नाम के यहां पर देखिए पेड़ पाए जाते हैं, और उसी के नाम पर क्या रखा गया है, सुंदरवन। और सुंदरवन का डेल्टा हो गया। और यहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसको कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सुंदरवन है, यहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो मैंग्रोव बोलते हैं उन वनस्पतियों को। तो मैंग्रोव यहां पर पाई जाती है, और क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरवन। तो इस प्रकार से सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण हो गया। उसके बाद देखिए हम अगर बढ़ेंगे इस तरफ में, ये जो कौन सी तरफ हो गया, ये पश्चिम तरफ में देखेंगे तो यहां पर क्या है, राजस्थान वाला क्षेत्र है। यहां पर क्या है, एक विशाल मरुस्थल का निर्माण हुआ है। यहां पर एक विशाल मरुस्थल है, जिसको कि क्या कहते हैं, थार मरुस्थल। तो ये कौन सा हो गया,
थार मरुस्थल है, यहाँ पर मरुस्थल के अंदर क्या है, पानी की बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी रहती है, जिसके चलते क्या है, यहाँ पर जो वनस्पति है वो बहुत कम मात्रा के अंदर डेवलप हुई है। तो जितनी भी वनस्पति देखिए यहाँ पर थार वाले क्षेत्र में या मरुस्थल के अंदर कहीं पर भी मरुस्थल हो, वहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, तो वहां पर ऐसी वनस्पति होगी जो कि क्या है, जिनको कि पैदा होने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार की वनस्पति को क्या कह दिया जाता है, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स यानी कि मरुद्भिद टाइप की यहां पर वनस्पति होती है। और दूसरी तरफ हमने देखा था मैदान, तो यहां पर क्या है, यानी कि मुलायम मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, समतल जमीन है, तो यहां पर मैदानों में जो कृषि करना है वो क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। इसीलिए क्या है, जो लोग हैं वो यहां पर मैदानी क्षेत्रों के अंदर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हिमालय हमने पढ़ लिया, उत्तर का मैदान हो गया, यहां पर ये मरुस्थल हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि देखिए ऐसा भूखंड, भूमि का ऐसा भाग जो कि तीन तरफ से क्या हो, जल से घिरा हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। तो भारत के इस हिस्से को भाई प्रायद्वीप कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए इस तरफ तो क्या है, अरब सागर, यहां पर क्या है, अरब सागर है। इस तरफ आप देखेंगे जहां पर कि गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी गिर रही थी, तो मैंने बताया था यहां पर क्या है, यहां पर बंगाल की खाड़ी, इसको क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी, यहां पर बंगाल की खाड़ी। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो क्या है, यहां पर बताया था 2-3 दिन पहले क्लास हुई थी, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका कि नाम क्या है, किसी देश के ऊपर रखा गया है, और वो देश कौन सा है, हमारा प्यारा भारत। इसी के नाम पर क्या है, नीचे हिंद महासागर, नीचे क्या हो गया, हिंद महासागर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो देखिए ये भारत का भाग यहां पर क्या है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए क्या कहलाया, ये इसको प्रायद्वीप कहा गया है। तो ये प्रायद्वीप हो गया। अब प्रायद्वीप की अगर बात करें तो देखिए प्रायद्वीप का उत्तर पश्चिमी एरिया, उत्तर वाला ये और पश्चिम ये, यहां पर क्या है, देखिए गुजरात की तरफ से ही यहां से एक पर्वत श्रृंखला निकलती है। ये क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है जो कि दिल्ली तक विस्तृत है, दिल्ली तक है, यहां पर मान लीजिए हमारी राजधानी है दिल्ली, यहां तक फैली हुई है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये किस नाम से जानी जाती है, अरावली पर्वत कहा जाता है इसको। तो ये कौन सी रेंज हो गई, अरावली रेंज या फिर अरावली पर्वतमाला, अरावली श्रृंखला। तो यहां पर ये क्या है, अरावली। अरावली देखिए क्या है, विश्व का सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पुराना जो वलित पर्वत का एग्जाम्पल क्या है, अरावली पर्वत। लेकिन देखिए अभी क्या हो गया है कि भाई बहुत पुराना है, तो समय के साथ साथ मौसम के हिसाब से, यानी कि वर्षा की वजह से, ज्यादा गर्मी ठंड की वजह से, मानव निर्मित कारणों की वजह से ये क्या है, अभी बहुत ज्यादा जैसे कि टूट फूट गया है, घिस पिट गया है अनेक कारणों से। तो इसकी वजह से क्या है, ये इसको अभी अवशिष्ट पर्वत भी कह दिया जाता है। अवशिष्ट पर्वत यानी कि बचा खुचा ही है, घिसा पिटा पर्वत है, इस वजह से क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत है। तो ये तो किसकी बात हो गई, अरावली पर्वतमाला की बात हो गई। तो उसी के बाद देखिए यहां पर जो ये हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की, तो यहां पर क्या क्या चीजें हैं, यहां पर देखिए पठार पाए जाएंगे, यहां पर पठार भी हैं, बीच बीच के अंदर कहीं मैदान भी पाए जाएंगे। अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी जैसे पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ भी पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहां पर क्या है, समुद्री तट भी पाया जाता है, समुद्री तट को भी अभी हम देखेंगे। तो देखिए यहां पर जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी अगर देखिए पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिमी का भाग ये है। तो पश्चिम के भाग पर यहां पर क्या है, जैसे गुजरात से लेकर इस प्रकार से कंटिन्यू यानी कि सतत एक पर्वतमाला है, यहां पर लगातार चलती हुई एक पर्वतमाला है, जिसको कि क्या कहा गया है, इसको कहा गया है पश्चिमी घाट। ये क्या है, हमारा पश्चिमी घाट है। इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही सह्याद्री कहा जाता है। ये क्या है, पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री। विशेषता क्या है कि भाई ये कंटिन्यू है गुजरात से लेकर इस प्रकार तक, केरल देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया यहाँ पर, ठीक है, केरल है, तमिलनाडु तक ये
विस्तार है इसका फैली हुई है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे, पूर्वी तरफ, पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर भी देखिए एक पर्वतमाला का विस्तार हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये कंटिन्यू नहीं है। जैसे इतनी यहां तक चली, उसके बाद नदियों ने क्या है यहां से इसको काफी काट छाट दिया है, उसके बाद ये फिर से शुरू हो रही है, उसके बाद फिर नदियों ने काट दिया। इस प्रकार से कई टुकड़ों के रूप में क्या है ये चल रही है। तो ये कौन सी है, यहां पर ये इसको कहते हैं पूर्वी घाट। तो ये दोनों आप समझ गए, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा घाट इन दोनों के अंदर से सतत रूप से यानी कि कंटिन्यू तरीके से नहीं है, तो वो पूर्वी घाट नहीं है। उसके बाद देखिए यहां पर अन्य कौन कौन सी चीज आती है, यहां पर अब आते हैं पठार। तो अगर पठार की बात करें, पठार कुछ कल हमने डिस्कस किए थे, तो उसी के हिसाब से देखिए यहां पर मान लीजिए एक पठार है, यहां पर जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये जो क्षेत्र है झारखंड वाला, तो यहां पर मुख्य रूप से एक विस्तृत क्या है, एक पठार है, ये पठार हो गया। उसके अलावा देखिए यहां पर क्या है, इसको ये जैसे दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार है, इसको दक्कन का पठार बोलते हैं। तो ये जो पठारी जो क्षेत्र है, यहां पर अगर बात करें छोटा पठार की, छोटा नागपुर का पठार है ये, तो देखिए नागपुर ऐसा महाराष्ट्र के अंदर भी एक सिटी है, तो उससे कंफ्यूज ना हो कि भाई छोटा नागपुर का जो पठार है वो कहां पर होगा, महाराष्ट्र के अंदर। ये कहां पर है, ये झारखंड के अंदर है ज्यादातर फैला हुआ। उसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भी कुछ क्षेत्र इसके अंदर आता है, छोटा नागपुर के अंदर। तो ये जो है देखिए खनिजों की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर जैसे कि मान लीजिए देखिए लोहा निकलेगा बहुत ज्यादा, कोयला हो गया, अभ्रक, इस प्रकार की चीजें यहां से निकलेगी। और ये जैसे दक्कन का जो पठार है, ये क्या है, लावा निर्मित पठार है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या है, जो लावा निर्मित पठार होते हैं, जब उनकी मिट्टियों का जब अपर्दन होता है, उन चट्टानों का अपर्दन होता है, तो यहां पर क्या है, काली मिट्टी निर्मित होती है। काली मिट्टी जो क्या है, विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे कि मान लीजिए भाई कपास वगैरह की खेती के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से है। और भी पठार है यहाँ पर, ठीक है, जैसे बघेलखंड का पठार है, यहाँ पर दंडकारण्य पठार है, इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर पठार है। तेलंगाना का पठार है, तो कई पठार है यहाँ पर। विशेषताएं सबकी लगभग एक ही है। देखिए बहुत ज्यादा विस्तृत टॉपिक है ये, हर एक पॉइंट से अलग अलग कई दिन की क्लास बनाई जा सकती है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के संदर्भ में, तो उसी के हिसाब से हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और विस्तार से आपको बताया जाएगा। बस आप क्या है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो यहां पर देखिए ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, एक यहां पर और चीज क्या है कि यहां पर देखिए यहां पर एक अन्य क्या है, पर्वतमाला है। ये पर्वत की एक श्रृंखला है जिसे कि क्या कहा गया है, विंध्य। ये क्या है, आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला है। और दूसरी तरफ देखिए यहां पर जैसे कि एक और क्या है, पर्वत श्रृंखला है, तो इसको क्या कहा गया है, ये क्या है, सतपुड़ा। ये सतपुड़ा है, ऊपर विंध्य है। कल हमने डिस्कस किया था ये दोनों क्या चीज है, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। तो ब्लॉक माउंटेन है, तो बीच के अंदर क्या बना हुआ है, ये यहां पर क्या है, इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। अब भ्रंश घाटी है, तो भ्रंश घाटी के बीच में से होकर यहां पर एक नदी गुजरती है जिसका कि क्या नाम है, इस प्रकार से एक नदी आती है जो कि यहां पर देखिए यहां पर गिर जाती है अरब सागर के अंदर। और ये नदी कौन सी है, ये है आपकी नर्मदा नदी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी 2012, एमपीपीएससी 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी के अंदर बहती है। तो नर्मदा नदी पूछा गया था कि भाई कौन कौन से दो पर्वतों के बीच में बहती है, तो वो कौन सा है, विंध्य पर्वत हो गया और एक है सतपुड़ा। इन दोनों के बीच में क्या है, भ्रंश घाटी, यहीं से होती हुई क्या है, नर्मदा नदी बहती है। अब गिरती कहां पर है, अरब सागर में गिरती है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर, तो ये कौन सा है, इसको खंबात की खाड़ी कहा जाता है। खंबात की खाड़ी। अब खाड़ी क्या है भाई, ऐसा जलीय क्षेत्र जो कि तीन तरफ से भूमि से घिरा हो। यहाँ पर भूमि इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है, ये खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब ये यहाँ पर भूमि है, ऊपर भी भूमि और साइड में म्यांमार तक इस प्रकार से भूमि है। ऐसा जलीय क्षेत्र है जो कि तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, तो ये खाड़ी हो गई, इस प्रकार से गिर गई ये।
तो देखिए विंध्य पर्वत, उसके बाद में नर्मदा नदी बह रही है, वह नीचे क्या है सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज के नीचे ही यहां पर क्या है एक और नदी यहां पर बहती है जिसका कि क्या नाम है ताप्ती। ताप्ती नदी बहती है और इस प्रकार से जो है अरब सागर इसके अंदर गिर जाती है। यहां से भी इस प्रकार से भाई गोदावरी है, कृष्णा है, ये नदियां क्या है बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो ये हमने अभी पढ़ा, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट, उसके अलावा पठार। उसके बाद देखिए अगर तटीय सीमा की बात करें, अब भारत का ये जो तट है, जो तट का मतलब क्या है, जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो देखिए अभी हमने बात की थी किसकी, प्रायद्वीपीय भारत की। तो मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीप क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत का जो प्रायद्वीपीय विस्तार है वो कौन से अक्षांश से प्रारंभ होता है, कौन से अक्षांश से प्रारंभ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए यहां से तो क्या है 23.5 डिग्री जो है अक्षांश गुजरता है जिसको कि कर्क रेखा कहते हैं। उसके ठीक नीचे से यहां से जिसको कि क्या कहते हैं 22 डिग्री अक्षांश। तो 22 डिग्री अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से जो नीचे का जो क्षेत्र है वो क्या है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए अगर हम बात करें समुद्री तट की, तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं भाई, 9 राज्य हैं जो कि क्या करते हैं समुद्र के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर गुजरात है, फिर ये महाराष्ट्र है, उसके बाद ये गोवा हो गया, उसके बाद जैसे कर्नाटक है, उसके बाद केरल हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से करते करते ये जो है ये राज्य क्या करते हैं समुद्र के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। अगर समुद्री सीमा की बात करें तो ये कितनी है भारत की, देखिए ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन देखिए ये अब भी बात हो रही है किसके बारे में, जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। अगर देखिए द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए, अगर जो द्वीप हैं जैसे कि अंडमान निकोबार है नीचे, यहां पर भारत का एक अन्य द्वीप भी है जिसका क्या नाम है लक्षद्वीप, अगर इनकी सीमा को भी शामिल कर लिया जाए तो देखिए टोटल 7516 जो किलोमीटर है इतनी सीमा ये शेयर करते हैं समुद्र के साथ। ठीक है, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 6100, अगर इन द्वीपों को भी शामिल कर ले तो 7516 किलोमीटर समुद्री सीमा होती है। ये हो गया। उसके बाद देखिए अगर भारत के जो प्रशासन की बात करें तो देखिए प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो भारत है उसको क्या है राज्यों के अंदर विभाजित किया गया है। राज्य है, यहाँ पर क्या है केंद्र शासित प्रदेश भी है जिनको कि यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर राज्य की बात करें तो भारत के अंदर कितने राज्य हैं वर्तमान में, अभी 28 तो राज्य हैं। अगर यूटी की बात करें यूनियन टेरिटरी की तो ये कितनी है, ये 8 हैं, 8 हैं। तो ये याद रखना है कि जैसे अभी जनवरी 2020 के अंदर क्या है जो नागर दीव हवेली वगैरह ये जो है इनको क्या है सम्मिलित रूप से मिलाकर क्या है एक ही वो बना दिया गया था, एक ही इनको यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो इसकी वजह से क्या है अभी ये 8 हैं और राज्य 28 हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंपोर्टेंट जो है यूनियन टेरिटरी बताई गई आपकी बुक में, जैसे कि यहाँ पर क्या है अंडमान निकोबार है जिसका कि दक्षिणतम बिंदु क्या है इंदिरा पॉइंट। उसके अलावा देखिए केरल से जब आप देखेंगे सामने की तरफ तो यहाँ पर क्या है एक द्वीपों का समूह आपको दिखाई देगा। तो ये द्वीपों का समूह है जिसको क्या कहते हैं लक्षद्वीप कहा जाता है। तो लक्षद्वीप की खासियत क्या है कि जो लक्षद्वीप है ये परवाल भित्ति से बना हुआ है। अब देखिए ये परवाल भित्ति क्या चीज है, परवाल भित्ति क्या है, जैसे कि एक समुद्री जीव है जिसका कि क्या नाम है पोलिप, पोलिप नाम का एक समुद्री जीव होता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से मान लीजिए ये शंख देखे होंगे इस प्रकार से, तो ये शंख है। तो इसी प्रकार से ही सिप्पी जो होती है, सीप होता है जिसके अंदर मोती बनता है, वो सीप हो गई। तो इसी प्रकार का क्या है एक कठोर समुद्री जीव है जिसका कि क्या नाम है पोलिप। तो पोलिप जो जीव है वो क्या करता है, इसी प्रकार का एक कठोर आवरण होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब शंख के अंदर भी तो यही है, बाहर का जो कवर है वो किसका बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन इसके अंदर एक जीव रहता है।
तो जीव जब तक जिंदा है ये शंख जो है वृद्धि करता रहेगा, साइज में बड़ा होता रहेगा। जैसे ही जीव मरता है उसके बाद क्या ये बाहरी खोल बच जाता है। सेम ऐसा ही है पॉलिप का, इसी प्रकार के कठोर आवरण के अंदर वो रहता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है, देखिए पॉलिप की जब वो मर जाता है तो वो जो मान लीजिए जो आवरण है इस प्रकार से बच जाता है। तो इनका जो ग्रुप होता है उसके अंदर क्या है भाई, कोई नया पॉलिप भी पैदा होगा तो नया पॉलिप जो है वो क्या है इसी के ऊपर ही रहना प्रारंभ कर देता है। वो इसी मरे हुए पॉलिप जो खोल होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जिसको कि क्या कहते हैं, जीव का नाम तो पॉलिप है लेकिन इसका जो खोल है उसको क्या 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 कहते हैं, परवाल, परवाल या फिर परवाल भित्ति। तो नया पॉलिप कहां पर रहेगा, परवाल के ऊपर रहेगा, इसको खाएगा, बड़ा होता जाएगा, बाद में ये मर जाएगा तो दूसरा पॉलिप यहां पर आ जाएगा। इस प्रकार से ये बनता रहेगा। और ये जो परवाल की देखिए जो लेयर है ये क्या है, मान लीजिए समुद्र की सतह है तो यहां पर क्या होगा, समुद्र से ये बाहर आ गई इस प्रकार से। इससे ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि उनको भाई पानी भी चाहिए। तो इस प्रकार से ये बनते रहेंगे ग्रुप में, यहां भी यहां भी यहां भी। तो इस प्रकार से क्या है पूरी सतह का यहां पर निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सतह का निर्माण हुआ, एक पूरे टापू का यहां पर द्वीप का निर्माण हुआ, तो इसको ही क्या कह दिया, परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, कोरल रीफ बोलते हैं इसको, परवाल भित्ति बोलते हैं। तो परवाल भित्ति से बना हुआ है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करें अगर भारत के पड़ोसी देशों की, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें बात करनी होगी कि भारत की जो सीमा है वो कितनी है। तो यहां पर देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत है, नीचे का जो है जहां पर की क्या है समुद्री तट है, तो उसके बारे में तो हमने देख लिया कि समुद्री तट कितना है 6100 किलोमीटर। उसके बाद अगर द्वीपों को भी मिला ले तो कितना 7516। लेकिन अब हम यहां पर बात कर रहे हैं स्थल की। अगर स्थल की बात करें तो यहां पर देखिए सीमा कितनी है, तो यहां पर है 15,000, लगभग 15,200 किलोमीटर आप कह लीजिए। ये जो सीमा है यहां से लेकर इस प्रकार से ये जो चल रही है कितनी है 15,200 किलोमीटर के लगभग है। तो ये जो 15,200 किलोमीटर के लगभग की सीमा है, यहां पर जो भारत है वो 7 देशों के साथ अपनी सीमा को शेयर कर रहा है। अब हमें देखना है कि वो 7 देश कौन कौन से हैं। तो देखिए 7 देशों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो जो ये इधर जो पश्चिमी भाग हो गया, यहां पर देखिए गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद पंजाब है। तो ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान है यहाँ पर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, पाकिस्तान है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान यहां तक है इस प्रकार से। बहुत थोड़ा सा जो क्षेत्र है वो यहां पर क्या है, अफगानिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान। उसके बाद अगर बात करें तो भाई यहां पर है चीन। 7 देश बताए हैं, पहला कौन सा है, पाकिस्तान है, दूसरा कौन सा हो गया, अफगानिस्तान, तीसरे की बात करें तो चीन, अगर चौथे की बात करें तो देखिए यहां पर देखिए तिब्बत भी दिखाया जाता है। तो भाई तिब्बत जो है वो क्या है, चीन के अधिग्रहण में है। तो तिब्बत और चीन को हम एक ही मान लेते हैं कि ये भी क्या है, चीन ही है तिब्बत। उसके बाद यहां पर पड़ा था चौथे नंबर पर नेपाल, नेपाल हो गया। नेपाल के बाद यहां पर देखिए यहां पर क्या था, ये जो मान लीजिए कंट्री है ये क्या है, भूटान। यहां पर भूटान है 5वें नंबर पर। और छठा जो कंट्री था वो यहां है जहां पर कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों मिल जाती है, अंदर चली जाती है यहां पर। तो ये कौन सा है छठे नंबर का, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। और यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है, म्यांमार है, ये म्यांमार है यहां पर। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये 7 जो हैं भारत के पड़ोसी देश है। तो देखिए भारत की जो सीमा मैंने बताई थी स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट देखिए तो 15,106 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर स्थलीय सीमा जो है शेयर करता है। तो ये तो भारत के ऐसे पड़ोसी देश है जो कि क्या करते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। अगर बात करें कि भाई कोई समुद्र के आसपास भी कोई है भारत का पड़ोसी देश, तो बिल्कुल है। तो भारत का देखिए जो नीचे वाला हिस्सा था
भारत का, जैसे कि ये गुजरात है, तो ये भारत का जो नीचे वाला हिस्सा था, यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक देश स्थित है जिसका कि क्या नाम है, श्रीलंका। ये है श्रीलंका, भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। और देखिए श्रीलंका जो है भारत के साथ किससे जुड़ा हुआ है, एक जल संधि है यहां पर, जिसको कि क्या बोलते हैं, पाक जलडमरू, पाक जल संधि या फिर पाक स्ट्रेट भी इसको कहा जाता है। तो ये कौन सा हो गया, पाक जल संधि। तो ये तो हो गया श्रीलंका इस प्रकार से। तो यहां पर ही देखेंगे पश्चिमी साइड में, तो यहां पर भी एक कंट्री है भाई, इस प्रकार से एक द्वीप समूह है जिसका कि क्या नाम है, मालदीव। तो ये भी भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। इस प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे, जैसे कि इंडोनेशिया वगैरह है, सुमात्रा, जावा वगैरह द्वीप समूह, ये भी क्या है, इंडोनेशिया भी भारत का समुद्री क्या है, पड़ोसी देश है। तो ये हो गया भारत का भौतिक विभाजन पढ़ा हमने। उसके बाद हमने भारत के पड़ोसी देश देखे, उसके अलावा हमने भारत के जो समुद्री पड़ोसी है वो भी देखे। तो ये था देखिए आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए टॉपिक का दोबारा से क्विक रिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे कि चैप्टर के पीछे जो भी एक्सरसाइज दी गई है, जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, उससे पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया, उनका नाम बताइए। तो हमने पढ़ा था, तो उत्तर का हिमालय हो गया, उत्तर का विशाल मैदान है। उसके अलावा जैसे कि पश्चिम में क्या है, पश्चिमी मरुस्थल है, दक्कन का पठार है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत का ये यहाँ पर क्या है, तटवर्ती मैदान है दोनों तरफ, पूर्वी घाट पश्चिम घाट, इस प्रकार से हमने ये भौतिक भागों के अंदर विभाजित किया। उसके बाद देखिए भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, उनका नाम बताइए। तो ये कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो गया, नेपाल है, भूटान हो गया, उसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये 7 देश हो गए। कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है, यहां पर हमने डिस्कस किया था, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है कौन सी, नर्मदा नदी गिरती है एक तो, और जो सतपुड़ा रेंज थी इसके दक्षिण में नीचे की तरफ क्या था, ताप्ती नदी। तो ये भी क्या करती है, अरब सागर में गिरती है। तो 2 नदियां हो गई। इसके बाद देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो यहां पर बताया था कौन सा डेल्टा बनता है, सुंदरवन का डेल्टा। और यहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति। और सुंदरी नाम का एक ट्री पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या किया गया है, इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। और देखिए यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि बहुत प्रकार के जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं। अगर प्रसिद्ध बात की जाए क्या पाया जाता है, तो रॉयल बंगाल टाइगर भी यहां पर देखने को मिलता है। ये हो गया। इसके बाद देखिए भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान के हिसाब से भाई 28 तो राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद देखिए भाई किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है। तो वो जैसे कि आप एग्जांपल लीजिएगी भाई, जैसे हरियाणा है, इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और पंजाब है, इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। उसके बाद देखिए उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में लोग निवास करते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो ये समतल है, यहाँ पर जैसे कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वगैरह ये क्या है, इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा देखिए जो मुख्य जो बात है वो क्या है कि यहाँ पर नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर क्या है, फसल जो है बहुत अच्छी पैदा होती है। यही कारण है कि लोग जो है यहाँ पर रहने को प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद देखिए सही उत्तर चिन्हित कीजिए। हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो हिमालय के हमने 3 भाग पढ़े। जो सबसे उत्तर का है वो तो क्या है, हिमाद्री, महान हिमालय बीच का, मध्य हिमालय, सबसे नीचे का क्या था, शिवालिक। तो इसका आंसर क्या हो गया, शिवालिक। उसके बाद देखिए सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट। तो सह्याद्री का जो अन्य नाम है वो क्या है, पश्चिमी घाट कहा जाता है। इसके बाद देखिए पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है। तो अभी देखा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, जल संधि क्या है, एक पतला जो है जल का क्षेत्र है, जो कि क्या करता है, विशाल जल क्षेत्र, दो जल क्षेत्र इनको मिलाने का काम करता है। इसके बाद देखिए अन्य अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं। तो ये कौन कौन से हैं, यहाँ पर क्या था, लक्षद्वीप था, मालदीव है जो क्या है वो तो अलग से एक कंट्री है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वो कौन सी है, अरावली पर्वत है। ये क्या है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, वक्त के साथ क्या है, घिसपिट गया है। तो इस प्रकार से आज की डेट में क्या हो गया, ये अवशिष्ट पर्वत हो गया है। उसके बाद देखिए खाली स्थान भरे।
तो पहला जो क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, लगभग नहीं, आप पूरा याद रखिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद देखिए महान हिमालय को क्या कहा जाता है, महान हिमालय को देखिए इसको क्या कहा जाता है भाई, ग्रेट हिमालय कह देते हैं, बाह्य हिमालय कह देते हैं, इसके अलावा और क्या कह देते हैं, इसको हिमाद्री कहा जाता है, साल भर बर्फ से आच्छादित रहता है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये मैंने आपको बताना था, जैसे कि यहां पर क्या है, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़े छोटे राज्य की बात करें तो वो क्या है, यहां पर गोवा, गोवा सबसे छोटा और जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा। नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है, तो अभी अभी डिस्कस किया, ये अरब सागर में गिरती है। ज्यादा डीपली पूछ ले तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में ही है, अरब सागर में गिरती है। उसके बाद देखिए भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो वो 23.5 डिग्री अक्षांश था, जो कि देखिए गुजरात, राजस्थान, ये फिर मध्य प्रदेश, फिर हो गया भाई छत्तीसगढ़ है, झारखंड का कुछ एरिया, इस प्रकार से होते हुए पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम से होता हुआ निकल जाता है। 23.5 डिग्री अक्षांश दो भागों में विभाजित कर देता है। तो ये थे देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर। तो इनको सोल्व करके आपको लगा होगा कि भाई हमने पूरा डिटेल से पढ़ा और जो भी क्वेश्चन हमने किए वो आसानी से अटेम्प्ट कर लिए। तो देखिए साथियों, क्लास के साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहें। अगर आपको देखिए मेरी स्पीड कम लगती है तो आप सेटिंग में जाएं, स्पीड को थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, भाई ज्यादा लगती है तो कम भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।